जय हिंद। आज हम समझेंगे संविधान के मूल अधिकार के बारे में। आजकल कोई भी पुलिस वाला आपको उल्टा सीधा क्राइम में कर करके आपको फंसा देता है और इसके अंदर कैसे बचा जाता है, और संविधान ने आपको कितने प्रकार की फैसिलिटी दी है, यानी कितने तरह के आपको अधिकार है आपके मूल अधिकार में। और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने उस समय बैठ करके भारतीय संविधान को बना दिया। इसके अंदर आपको कितने अधिकार दिए गए हैं। इस टाइम पे धारा 144 लगा के पुलिस आपको घर में बंद करने के लिए कहती है। आपको कौन कौन से फैसिलिटी आखिर संविधान ने दिया है, आपको कौन से अधिकार है। हम दरोगा से बहस कर सकते हैं नहीं। आजकल देखते हैं कि थाने में जो दरोगा होता है वो बंद करके आपको किसी भी उल्टा सीधा क्राइम में फंसा देता है। आप भी उसको फंसा सकते हैं कि नहीं, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है? अगर कैसे, आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। साथ ही यूपी पुलिस में आपको कोई भी दिक्कत होती है, वहां पर आपको पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने सब लेके जाते हैं। आप पुलिस आपको कितने घंटे में रिलीज करेगी, कितने घंटे में आपको छोड़ेगी, और लोग आपके ऊपर फर्जी FIR करती है, उससे कैसे बचा जाता है। और इस संविधान में आपको कितने तरह की फैसिलिटी दी गई है और आपको कितने अधिकार यानी कितना पावर है, इन सभी को एक ही वीडियो में समझेंगे। और इस मौलिक अधिकार में साथ साथ यह भी देखेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं और आपके कितने फंडामेंटल राइट हैं जो केवल और केवल आप ही के लिए हैं। और अनुच्छेद 32 को भी हम समझेंगे। तो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, और हम आपको संविधान को इस तरह से याद करा देंगे जैसे आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नाम याद है। तो बने रहे वीडियो के अंतिम अंतराल तक। तो इन सभी चीजों को आइए यहाँ से समझते हैं, और कितने तरह के आपको फैसिलिटी है एकदम ध्यान से 1 बाय 1 करके एकदम ध्यान से समझिए। आइए देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इन भारतीय संविधान ने आपको कुछ मूल अधिकार दिए हैं। और संविधान जब लिखी गई थी कानून की किताबें, तो इसके अंदर नागरिकों का सबसे बड़ा औचित्य देकर के लिखा गया था, क्योंकि बाकी सब कुछ टूटता रहे, बाकी इंसान का जो नियम कानून होता है वो नहीं टूटना चाहिए। इसको बरकरार रखने के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और आपके जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक ही है आपके मौलिक अधिकार। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके संविधान के अंदर टोटल 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। और इसके अंदर जो आपके मौलिक अधिकार है ना, कितना है जी, तो 12 से लेकर के 35 तक का आपका मौलिक अधिकार है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 12 कहता है मूल संविधान की परिभाषा देता है। एक शर्ट में रिवाइज कीजिए इन सभी चीजों को 12 से लेकर 35 तक एकदम शॉर्ट तरीके से। देखिए, अनुच्छेद 12 कहता है मूल संविधान की परिभाषा देता है, यानी इसको कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, इलेक्टोरल बोर्ड क्या होता है। देखिए, बिजली विभाग के जो अधिकारी होते हैं आपके घर पे आते हैं, अगर आप पैसा जमा नहीं करिएगा तो आपके ऊपर आपके जमीन को नीलामी कर देते हैं। तो अगर देखिए सरकार इनको पावर नहीं देगा तो ये सब कैसे कर पाएंगे। तो वही 12 कहता है, ये मूल संविधान की परिभाषा देता है कि भैया अगर आप गलती काम करेंगे ना तो पुलिस चौकी होगी, पुलिस आपको उठा करके लेके जा सकती है अगर आप कोई गलती काम करते हैं। वही 13 कहता है कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करेगा तो आपका मूल अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। जैसे 3 तलाक का जो नियम होता था, 3 तलाक में एक बार तलाक 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 कहने से उसकी क्या होती थी, एक तरह से खत्म हो जाता था। इसीलिए वही कहता है 13 कि भैया किसी के अगर हमारे मूल अधिकार से यानी हमारे किसी मूल अधिकार से किसी दूसरे को अगर तकलीफ होगा ना तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हमारे मूल अधिकार को हटा देगा अगर हमारे मूल अधिकार से किसी और को प्रभावित करे। और 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। कानून के रेंज में देखिए यहाँ पर सब लोग बराबर हैं और कानून के दायरे में रहकर आपको काम करना है। देखिए, शाहरुख खान भी होगा तो उतने सजा देगा, पवन सिंह भी होगा तो उतने सजा देगा। यानी अनुच्छेद 14 कहता है कि भैया हम सब लोग कानून के सामने क्या है, बराबर है। यानी कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। देखिए, 15 कहता है 5 से 15, 5 से 5 आधार पर हम सभी लोग क्या है, सामान्य एक बराबर है। यानी जाति धर्म लिंग के आधार पर संविधान में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 5 से 15, 5 से 5 आधार पर भेदभाव नहीं। 16 में देखिए कहता है लोक नियोजन में समानता है, यानी सभी लोगों को सरकारी नौकरी जो होगी, आप लोग को जैसे आप सरकारी में फार्म भरते हैं, जैसे रेलवे का फार्म आ गया, पुलिस का फार्म आ गया, ऐसा थोड़ी कहेगा कि यादव बिरादर के लड़का भरेंगे और सब भरवे नहीं करेंगे, या फिर दलित लोग के भरवे नहीं करेंगे। तो इसमें सरकारी नौकरी की बात की गई है और कुछ विशेष जाति को छूट देने की बात की गई है। 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। अब समझिए 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। देखिए बाबू, पहले जमाने में अस्पृश्यता मतलब समझिए, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी समझते हैं, यानी छुआछूत का अंत है। छुआछूत का मतलब होता है किसी, पहले लोग दलित के हाथ का पानी नहीं पीते थे, इसी के लिए कहा गया कि भैया एक संगीन अपराध है अगर आप अंडर आर्टिकल 17 का सीधा उल्लंघन हो जाएगा
क्योंकि इसमें बोला गया है कि भैया अस्पृश्यता का आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आगे समझिए 18 कहता उपाधियों का अंत। भैया आप कोई उपाधि नहीं रख सकते भारत में। पहले लोग रखते थे रजिया सुल्तान, महमूद गजनबी, राय बहादुर, नाइट, जिस तरह से लोग उपाधि रखते थे। तो 18 वही कहता है कि भैया उपाधियों का अंत। आप सम्राट नहीं रख सकते हैं, सुल्तान नहीं रख सकते हैं, किसी भी उपाधि को आप नहीं रख सकते। 20 देखिए 20 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। अब आने जाने का स्वतंत्रता ये थोड़ी है कि कहीं पर भी आप आ जा सकते हैं। आने जाने का स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर पे आ जा सकते हैं। तो आने जाने की स्वतंत्रता वही कहता है अभिव्यक्ति की आजादी। इनमें तमाम प्रकार की फैसिलिटी दिए गए हैं। इस अनुच्छेद 19 को ना संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई इस देश में नहीं सस्पेंड कर सकता है। देश में कितने भी मार्शल लॉ लग जाए इसको आप लोग सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब आगे अनुच्छेद 20 को समझिए। ये कहता है एक क्राइम की एक सजा होगी। मान लीजिए हम कोई क्राइम कर दिए ना, तो हमको अगर पुलिस मान लीजिए 10 साल का मुकदमा चला दी है, तो जब हम जज साहब के सामने फिर देखेंगे ना, तो कहेंगे जज साहब हम ही रानी, जज साहब 10 बार हम आएंगे जाएंगे ना कि हम ही क्राइम किए हैं, तो जज साहब हमको तो भी नहीं पकड़ेगा। क्योंकि भैया क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है कि भैया एक क्राइम की एक सजा देना है, इना की 20 बार सजा दे दे। अनुच्छेद 21 कहता है, इसमें 21 देखिए कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको प्राण की स्वतंत्रता है, आपकी जान कोई नहीं ले सकता। लेकिन देखिए भारत के अंदर जो होता है, ये डॉक्टर सब होते हैं, आपका मान लीजिए हाइड्रोसील का ऑपरेशन करके आपकी जान ले लेते हैं, तो भैया सीधे सीधे अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। और आर्टिकल 21 का क कहता है कि भैया आपको शिक्षा का अधिकार है। समझ लीजिए आर्टिकल क कहता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है, यानी आपको कोई शिक्षा से नहीं वंचित करा सकता। इसलिए देखते हैं सरकारी मोंटेसरी स्कूलों में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। वही कहता है भाई कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन शोषण के विरुद्ध यानी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, 24 घंटे के अंदर आपको जज साहब के सामने लेके जाएगी, और कितने टाइम में मुकदमा होगा, यानी कि पुलिस आपको गिरफ्तार करके 20 दिन तक घर में बंद कर दी, भैया पुलिस वाले की नौकरी चल जाएगी। इस साफ तरीके से संविधान में लिखा गया है कि भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपको शोषण का अधिकार। पुलिस आपको बंद करता है ना, तो कहिए 24 घंटा में छोड़ रिलीज करो जल्दी से। क्यों? क्योंकि आपके देश का कानून यही कह रहा है कि अनुच्छेद 22 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 समझिए कहता है 4 से 14 वर्ष के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। मान लीजिए उनको ऐसा नहीं कि बम बनाने में लगा दीजिए, फैक्ट्री में लगा दीजिए, गोला बारूद बनाने में, तो 4 से 14 वर्ष के कम बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। किसी भी खतरनाक काम, मान लीजिए चूड़ी बनाई जा रही है, इंडस्ट्रियल है, उन सभी चीजों में भी आप बच्चों को नहीं लगा सकते। अब 22 और 24 खत्म हो गया। अब 25 में घुसने से पहले इन सबको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करें। अनुच्छेद 25 समझिए, ये कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी उसको आप किसी भी फोर्स नहीं कर सकते किसी को पूजा करने के लिए। उसका मन करेगा तो दुर्गा माँ का पूजा करेगा, उसका मन करेगा कि शंकर भगवान का पूजा करेगा, उसका मन करेगा वो किसी का पूजा नहीं करेगा, न शंकर भगवान न दुर्गा। उसका मन करेगा तो कृष्ण भगवान का पूजा करेगा। तो भैया आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अब मान लीजिए जो मुहर्रम का त्योहार आता है, उसके अंदर जो मुसलमान लोग होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से मनाते हैं मुहर्रम का त्योहार। अब उसमें क्या पत्ती लेके लोग उसका मातम करते हैं। अब आप उसको सीधे रोकिएगा कि भैया मातम मत कर, तो भैया वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। तो उसके व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के लिए क्या होता है कि आप उसको कभी भी बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। वो अपनी मर्जी के अपने मजहब, ईश्वर, अल्लाह जिसको पूछना चाहे पूछ सकता है। इस संविधान आपको राइट देता है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। उसका मन करेगा, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मान लीजिए दिगंबर जो लोग होते हैं उनको भी आप फोर्स नहीं कर सकते धर्म को लेकर के। अब अनुच्छेद 26 समझिए। देखिए 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए कुछ लोग जैसे आजकल होते हैं सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता समझते हैं, जैसे लोग बहुत सारे करते हैं, शिव चर्चा कर लेते हैं, उसमें कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कई कम्युनिटी के लोग संगठन बना करते हैं। तो अनुच्छेद जो 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आप समूह में रह के कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आजकल तो निरंकारी वाला चल दिया, इसके अंदर तो बहुत सारे लोग हैं निरंकारी के अंदर, और जय गुरुदेव इसमें मुर्गा उर्गा नहीं खा सकते। तो भैया उस सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, और सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता पर भी आप कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 27 कहता है
कि धार्मिक कार्य में रखे हुए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी का फायदा पंडित जी लोग उठाते हैं कि भाई साहब वो सब टैक्स का खुद का पैसा होता है, बता देते हैं धार्मिक कार्य पर रखा है तो भैया उन पे सीबीआई को टैक्स नहीं लगाती है। तो सोचिए पंडित कितना चालाक होते हैं। आर्टिकल 27 का वो लोग क्या उपयोग कर जाते हैं। और धार्मिक सामूहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 समझिए कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये नहीं कि हम आके फलाना धर्म के बारे में बता रहे हैं सरकारी स्कूल में, सरकारी मास्टर के ऊपर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 28 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भैया अल्पसंख्यकों को विद्यालय में जाने से नहीं रोका जाएगा। इनमें अल्पसंख्यकों की बात है। अल्पसंख्यक का मतलब समझते हैं जो बहुत ही कम अल्पसंख्यक के अंदर है, जैसे कि हरिजन हो गए, बहुत छोटे छोटे जो बिरादर होते हैं बेचारे पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनकी चर्चा इसमें बाकायदे की गई है अनुच्छेद 29 में कि अल्पसंख्यकों को जो है वो सरकारी विद्यालयों में रुकने से नहीं रोका जाएगा। अब समझिए 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को सरकारी विद्यालयों में जाने को नहीं रोका जाएगा। पहले के लोग जो होते थे वो छोटे बिरादर को ना क्लास के बड़े, अरे तू छोट है रे तू जा दूसरे क्लास में पढ़, तू छोट है रे तू जा दूसरे क्लास के अंदर पढ़। इस तरह से लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ना क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो सोचिए 30 का उल्लंघन होगा, यानी अल्पसंख्यकों को कहता है कि स्कूल में जाने से नहीं रोका जाएगा। अब ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देख रहे हैं संविधान में कितना ज्यादा आपको पावर दे दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 31 कहता है कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन आपके पास संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब आपको संपत्ति का अधिकार नहीं है, आपको संपत्ति का अधिकार काट दिया गया है अनुच्छेद 21। और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 के बारे में। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है इनको पूरा समझेंगे इस पूरे कंप्लीट वीडियो के अंदर। हम आपको 12 से लेकर 35 तक का पूरा समझा देंगे। अब समझिए आगे अनुच्छेद 32 ना आपको इसके अंदर इसको समझिए। अनुच्छेद 32 जो है ना आपको बहुत तरह तक पावर दे देता है। पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद पढ़ लीजिए, लेकिन इतना पावर आपको कोई अनुच्छेद नहीं देता। अनुच्छेद 32 के अंदर समझिए इतना ज्यादा पावरफुल आपको दे देता है। अनुच्छेद 32 देखिए आपका मूल अधिकार आपको कहता है कि देखिए ये संविधान में आपको इस टाइप के मूल अधिकार दिए गए हैं। आप कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, आप अपना व्यापार खोल सकते हैं, आप किसी को भी कोई आपको गिरफ्तार करके नहीं रख सकता। तमाम प्रकार के जो मूल अधिकार है ना आपको संविधान देता है 12 से लेकर 35 तक का। लेकिन इस जो अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 32 कहता है देखिए ये आपको इतना ज्यादा है ना। अनुच्छेद 32 कहता है कि भैया आपको तमाम प्रकार के मूल अधिकार हैं, लेकिन इस मूल अधिकार को कैसे आपका मिले तो कौन लेगा। तो दोस्तों इस चीज की क्या करता है, एक तरह से समझ लीजिए जैसे हम नोकिया का मोबाइल लेने जाएंगे तो वहां पर जो दुकान वाला है ना हमको गारंटी दे देता है। सोचिए अनुच्छेद 32 भी ना आपको गारंटी देता है। सोचिए कोई भी अनुच्छेद आपको गारंटी देगा, लेकिन अनुच्छेद 32 है कि भैया हाई लीजिए हाई लीजिए हाई लीजिए, आपका मूल अधिकार है। अब ये आपसे सरकार नहीं छीन सकती, कोई कोतवाल आपसे नहीं छीन सकता, कोई दरोगा आपसे नहीं छीन सकता मार के। अगर छीन लेता है ना तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाइए और हम उसका क्या कर देंगे, इलाज कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो सोचिए अनुच्छेद 32 जो आपका इसीलिए अनुच्छेद 32 है क्योंकि ये अनुच्छेद 32 है। तो अनुच्छेद 32 क्या करता है, आपकी गारंटी लेता है। कहते हैं गारंटर इज नथिंग विदाउट देन एनी टाइप ऑफ गारंटर इज नथिंग अवेलेबल देन। मतलब ये आपका गारंटी लेता है भाई साहब, इसीलिए अनुच्छेद 31 को क्या कहा जाता है समझिए। तो दोस्तों क्या करता है, आपकी गारंटी लेता है, यानी मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार, यानी आपके संविधान में ये मूल अधिकार सिर्फ इसीलिए आपके पास मूल अधिकार है क्योंकि ना हाई मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला ये मूल अधिकार है। यानी आपका मूल अधिकार मतलब आपका कुछ भी खराब हो रहा है ना मूल अधिकार से रिलेटेड तो सीधे अनुच्छेद 32 के पास चले जाइए। मान लीजिए हमें पूजा करने की स्वतंत्रता है। अब मंदिर में दूसरे पंडित जी लोग कह दे भैया तो पूजा नहीं कर सकते, तो भैया अभी 25 में क्या समझाया है कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं हमारे पास, तो हम सीधे कहाँ चल चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चल चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि चल अनुच्छेद 32 के तहत हम उसका कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार ये कैसे इलाज करता है, तो ये क्या करता है, संवैधानिक इलाज करता है, यानी संवैधानिक उपचार करता है, यानी रिमेडियल ट्रीटमेंट करता है। इसके तहत क्या होता है, रिमेडियल ट्रीटमेंट के तहत कि आपका ना कुछ बिगड़ा लेना, संविधान कहता है कि भैया आपका मूल अधिकार कुछ बिगड़ा आप डायरेक्ट मेरे पास चले आइए, हम उसका संविधान के नियम कानून से क्या कर देंगे, इलाज कर देंगे। उपचार मतलब समझते हैं ट्रीटमेंट, रिमेडियल ट्रीटमेंट, रिमेडियल ट्रीटमेंट यानी संवैधानिक इलाज कर देंगे। तो इसके लिए जो होता है कोर्ट कई तरह से नियम कानून निकालता है। इन नियम कानून को हम लोग क्या करते हैं, ये न्यायिक कार्यवाही करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करना है, छुरा कैंची तरह तरह का डिजाइन रखा रहता है, कहाँ को घोक घाक
जवाब देगा ना तो उसी में दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से जो अनुच्छेद 32 होता है ये क्या करता है, न्यायिक कार्रवाई करता है बाबू, यानी तुरंत कार्रवाई करेगा। ये भी कुछ छुड़ा कैंची हथियार पूरा अपना सिस्टम पूरा वेपन रखा रहता है, उससे आपका इलाज कर देगा। और ये जो छुड़ा कैंची हथियार है ना, इसी हथियार को हम लोग रीट कहते हैं। और ये जो संविधान रहते हैं ना, संविधान का जो जज लोग हैं ये 5 तरह से रीट निकालता है। और ये रीटों की जो संख्या होती है ये 5 तरीके से आपको रीट निकाल के देगा। और रीटों की संख्या कितनी होती है भाई साहब, 5 तरह से रीट निकाला जाता है भारतीय संविधान के अंदर। तो ये जो न्यायिक कार्रवाई करता है, और न्यायिक जो कार्रवाई करता है ना वो टोटल 5 तरह से नियम कानून का रीट निकालता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ 5 ही तरह का नियम, यानी कोई भी आपका मूल अधिकार छीने ना तो सीधे पहुंच जाइए अनुच्छेद 32 के पास। और अनुच्छेद 32 के जो जज लोग हैं 5 तरह का फैसला देंगे, और 5 तरह से कोई छठा फैसला नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जज अपने बीवी से झगड़ा करके घर से निकला है, और वहां से घर से निकल के भाई साहब कहेगा कि इन लोग को फांसी पे चढ़ा दो, इनको उम्र कैद की सजा दे दो। तो यहाँ पे जज को भी रोका गया है, भैया तू भी सनक के पगला मत जाना, इसीलिए 5 तरह का तू नियम कानून दे सकता है। इसीलिए ये क्या करता है, न्यायिक कार्रवाई करता है। सोचिए कोर्ट का आर्डर इतना भयानक होता है ना, तो ये कोर्ट का ही तो आर्डर है, 5 तरीके से जो आर्डर देगा इतना भयानक होता है। एक बार कह दिया कोर्ट ने ना, तो दोस्तों सोच के देखिए इतने बड़े लालू यादव चल गए जेल में। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना तो पूरे देश बंद हो जाएगा। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का आर्डर इतना भयानक होता है कि कोतवाल हो गए, एसपी हो गए, दरोगा हो गए, इन सारे लोग जो होते हैं इनके आर्डरों को ना पूरा हंस हंस के मानते हैं। दोस्तों आईएएस पीसीएस जज तक के रैंक के अधिकारी सब कांप जाते हैं कोर्ट के आर्डर के सामने। सोचिए एक बार अगर आप थाने में पकड़ा, एक बार आर्डर आ गया ना कि भैया छोड़ो, तो किसी भी हाल में रिलीज करो भैया, क्योंकि यहाँ पे जज का बात आ गया है। कोर्ट का आर्डर इतना भयानक होता है, सोच लीजिए। तो वहां पाकिस्तान के नवाज शरीफ, सोचिए नवाज शरीफ से ज्यादा कोई लतिहर होता है क्या इस दुनिया में? वहां का लतखोरपना निकाल दिया नवाज शरीफ का। तो सोचिए इतना ज्यादा कोई दुनिया में नहीं होता है। तो कोर्ट का 5 तरह से आर्डर देता है अनुच्छेद 32 की, भैया हाई यही आपको करना है। अब इसके अंदर समझिए अनुच्छेद 32 को ना, देखिए ऐसे ही अनुच्छेद 32 इतना जब पावर आपको दे देता है हाथ में, ऐसे ही नहीं देता है। देखिए इसे संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा गया, हार्ट एंड सोल कहा गया है। इस संविधान की आत्मा और सोल है। देखिए प्रतिभूति भैया यानी गारंटी लेता भैया कि हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं, ये मूल अधिकार है, हाई लीजिए हमसे गारंटी ले लीजिए। तो भैया आपका मूल अधिकार की ना गारंटी लेता है, इसलिए इसे प्रतिभूति कहते हैं। और इसे आपके मूल अधिकार का संरक्षक कहते हैं कि भैया ये आपके प्रोटेक्शन करता है मूल अधिकार का। मान लीजिए कोई आपको दरोगा गिरफ्तार करके चल जाएगा, तो भैया अगर आपका अनुच्छेद 32 नहीं होता ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ते, क्योंकि इसे संरक्षक भी कहा गया है। अब आपका कोई मूल अधिकार छीनेगा ना तो ये अनुच्छेद 32 के तहत कहां चल चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट चल चलेंगे। बात करते हैं, देखिए किस तरह से इसके अंदर के लेआउट को समझते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आइए समझते हैं किस तरह से रीड देता है आपको सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट का आर्डर किस तरह से आता है। देखिए कोर्ट का जो पहला आर्डर है इसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को साथ साथ प्रत्यक्ष करो, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे इंग्लिश के अंदर होबियस कर्पस कहा जाता है। यह कोर्ट का एकदम खतरनाक वाला आदेश है। ये क्या करता है तो सुनिए इसके बारे में क्या लिखा गया संविधान में। कहता है किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर सशरीर जेल में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यानी किसी भी अपराधी को सशरीर कोर्ट के अंदर 24 घंटे में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। मान लीजिए आजकल के देखिए जो पुलिस वाले होते हैं भाई साहब, आपको अगर गिरफ्तार कर लेते हैं ना तो 3-3, 10-10, 15-15 दिन तक चौकी में पीटते हैं। लेकिन पुलिस वाले की भाई साहब वर्दी उतरवा देंगे, समझ लीजिए इतना आपको पावर देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या कहता है कि कोई भी पुलिस वाला ना आपको 24 घंटे से ज्यादा रख ही नहीं सकता थाने में। कहता है किसी भी अपराध को 24 घंटे के अंदर, उस जो कैदी को आप पकड़े हैं ना वो 24 घंटे के अंदर कहाँ लेके आना है, उसको सशरीर कहाँ पेश करना है, कोर्ट के अंदर उसको पेश करना है। किसके अंदर, 24 घंटे के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए कुछ पुलिस वाले जैसे घर का मैटर हो जाता है तो कुछ पुलिस वाले ना पकड़ के लड़के को पीटते हैं। अब लड़के को पीट रहे हैं तो इसके लिए उसको चाहिए कि नजदीकी किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहां से जज साहब से लेके चल जाए कि फलाना पुलिस वाला जो है इस अधिकार में बना, हमारे रेंज में बना थाना ऑफिसर इसको 2 दिन से पीट रहा है जो कि नियम के कानून के खिलाफ है। तो कहेगा दरोगा का नाम बताए और उसके बिल्ले पे लिखा होता है नाम, अब उसको नाम बता दीजिएगा और 5 मिनट के अंदर उसके थाने इंचार्ज को एक फैक्ट आएगा कि भैया तुरंत छोड़ो, जो तुम्हारा दरोगा है इसको पकड़ करके पीट रहा है थाने में, ये किस नियम के तहत, तुरंत छोड़ो या तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास लेके चलो। तो वही कहता है कि भैया कोई भी पुलिस वाला आपको 24 घंटे से जेल में नहीं बंद कर सकता है। क्या कहता है, होबियस कर्पस। होबियस कर्पस मान लीजिए कौन सा थाना है, थाना बता दीजिएगा भैया, जनपद लखनऊ का थाना है। हम लोग का बहुत बड़ा शहर के अंदर थाना है, जनपद लखनऊ का इस थाना है, ये आपको पकड़ के रखा है।
दोस्तों दूसरे रीट के उस ध्यान से समझिए, दूसरा मूल अधिकार का दूसरा रीट क्या कहता है? देखिए कहता है परमादेश, यानी ये दूसरा रीट जो कोर्ट जारी करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का सारे कोर्ट जज जारी करते हैं, तो इसे कहा गया है परमादेश। तो परमादेश का मतलब समझिए, इसे इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश का अगर आप संधि विच्छेद करिएगा तो परम प्लस आदेश, यानी परम का आदेश है भैया। तो क्या कहता है? तो समझिए, यह कोर्ट का एक प्रकार का आदेश है। यह तभी लाया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम को ठीक ढंग से न करे। जैसे आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आजकल के जो डॉक्टर है ना, MBBS हो जा रहे भाई साहब ना, तो इसमें मरीजों से कोई लेना देना नहीं है। आजकल के जो डॉक्टर है ना, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं भाई साहब, लेकिन बात करते हैं इधर उधर करते हैं। तो भैया तुरंत आपको पता चला, इसके लिए आप तुरंत जाइए सुप्रीम कोर्ट में और वहां से क्या लेके चलाइए? मैंडेमस। फिर देखिएगा उनकी नौकरी नहीं खा जाएंगे, तब ना कहिएगा आप, तो उनकी नौकरी खारिज कर दी जाएगी अगर वो अपने पोस्ट के लिए गलत काम करेंगे। तो इसीलिए कहता है कि भैया यह कोर्ट का एक प्रकार का आदेश है। यह तभी लाया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम को ठीक ढंग से बिल्कुल निर्वहन न करे, तब लाया जाता है। दोस्तों इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, मतलब वी कमांड, यानी एक कोर्ट का एक आदेश होता है। जैसे आप सेना वोना के बीच में देखते होंगे, बॉर्डर वॉर्डर के बीच में, जैसे आपने बॉर्डर मूवी देखी है, उसके अंदर जो सनी देओल है, सनी देओल क्या करते हैं? वी कमांड, हम आदेश देते हैं। एक बार कह दिया ना कि पाकिस्तानियों को मारो, तो भैया मार दो। बाद में देखो कि बाप को लग गया, कि जीजा को लग गया, कि भाई को लग गया, क्योंकि वी कमांड इसका आदेश एकदम स्वरमान होगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, ये परमादेश मैंडेमस के अंदर आजकल सरकारी स्कूल के जो टीचर है ना भाई साहब, बहुत ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं। इनके अंदर एक तो सैलरी भी 80 से 1 लाख रुपए सैलरी तक लेके जाते हैं, लेकिन बच्चों को ना ऐसे पढ़ाते और दिखाते नहीं है। आकर के अंदर गाना बजाएंगे, मास्टर सब गाना सुन रहा है ईयरफोन से, और ये जो टीचर लोग हैं ये सब भी बहुत तरह की चीजें करती हैं स्कूल के अंदर आके। कोई स्वेटर सी रहा है, किसी को कोई भाई साहब लेना देना नहीं है। तो भैया इसके लिए देखिए, छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने जो है, उनको शिक्षा का अधिकार है कि नहीं? तो उनको शिक्षा का अधिकार है, तो इसी के लिए, लेकिन वो लोग से कोई मतलब नहीं, आप पढ़ाई करें या नहीं करें, उनको आपके तनख्वाह से मतलब है। तो वही कहता है कि भैया अगर कोई काम नहीं करता ना, तो सीधे आइए, तो क्या जारी कर देगा? मैंडेमस उस स्कूल के खिलाफ। और स्कूल के खिलाफ जब मैंडेमस जारी करेगा, तो पूरे स्कूल को थाने से कह लीजिए, प्रिंसिपल साहब इसको ध्यान से देख लीजिए, मास्टर बहुत ज्यादा बतियाता है क्लास के अंदर, नहीं तो एक बार हम देख लिए ना, तो हम आपके सहित फिर देख लेंगे ना, तो फिर आप नहीं देख पाएगा। हम तो सीधे पूरे स्कूल को ही टर्मिनेट कर देंगे, आप सहित पूरे प्रिंसिपलों को। तो ये एक मैंडेमस है। ये सरकारी कर्मचारी जब काम नहीं करेगा तब लाया जाता है। देखिए जो मैंडेमस होता है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होता है। राज्यपाल अपने कामों को करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और राष्ट्रपति भी अपने काम को करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनके ऊपर जो मैंडेमस है वो किसी भी प्रकार से नहीं लगता है। देखिए आजकल जो डॉक्टर जो लोग होते हैं, डॉक्टर में भी नहीं है भैया, क्योंकि इंडिया में आधे से ज्यादा लोग को ना ही पता नहीं है। तो भैया देखिए, अगर आप सरकार से पैसा मांगे तो पैसा नहीं देगी आपको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जानती है कि अगर ये पढ़ लिख गया ना, तो भैया ये कल को सवाल पूछेगा देश से, और इसीलिए आपको शिक्षा नहीं देगी, बल्कि आप दूसरा चीज आपको सरकार दे देगी। तो ये है, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो सब कुछ है, लेकिन भाई साहब आप जाते ही नहीं है। आप कभी जाकर भी देखिए यार सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों दूसरा और पहला और दूसरा रीट समझने के बाद अब समझिए तीसरे रीट को, जो सुप्रीम कोर्ट लाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीट है। देखिए इसे कहते हैं को वेरेंटो, यानी अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, जब कोई यह कोर्ट का एक प्रकार का आदेश होता है, जब कोई सरकारी कर्मचारी जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, अगर उस पोस्ट पर काम करने लगता है, मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं उस पोस्ट पर काम करने लगे, तब उसके लिए क्या लाया जाता है? तो उसके लिए अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो लाया जाता है उसके लिए, यानी कर्मचारी पद की संवैधानिक जांच हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, मान लीजिए अब किसी डॉक्टर को ना कोई ऑपरेशन है नहीं, भाई साहब फर्जी पैसा दे के ना डॉक्टर के अंदर MBBS की डिग्री ले लिया है, और मान लीजिए किसी का हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर दिया, नर्स इधर उधर काट दिया, तो भैया सोचिए आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं। और उनसे कई किस क्या कहता है कि भैया कोई आपकी जान नहीं ले सकता, ये आपका मूल्य अधिकार नहीं है जी, तो वो आपकी जान लेने की कोशिश कर दिया डॉक्टर। मान लीजिए उसको डॉक्टरी की नॉलेज है नहीं है और डॉक्टर बनते हुए फिर रहा है, तो वही कहता है कि भैया जिस काम के लिए आप एलिजिबल नहीं उस काम को आप मत करिए, अगर करेंगे तो भैया आपको खारिज कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, या फिर मान लीजिए टीचर, सरकारी टीचर के समय वैकेंसी आ रही है, उसमें एक आदमी ना अगर भर्ती हो जाता है, तो भर्ती होने से क्या होगा, मान लीजिए वो हो गया ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दीजिए कि वो आदमी है ना वो घूस देकर हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस आदमी को बुलाएगा, कहेगा कि भैया ये टीचर का फार्म कब भरा था उसका फार्म लेके आइए, ये कब कब टीचर बना था वो लेके आइए, इंटर में कितना परसेंटेज था उसको दिखाइए,
ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज है, 10 में कितना परसेंटेज, की मेरिट कितनी है, कितना लिस्ट पढ़ाई की है इसने, इसने कब पहला पेपर दिया, कब दूसरा पेपर, पूरा भाई साहब एकदम खखोर के एकदम खंगाल के चेक करेगा। और उसके बाद ही मास्टर पकड़ा गया ना तो भैया जितना सैलरी लिया है पूरा सैलरी भी उगलवा लेगा और जेल भी कर देगा 5 से 10 साल का। तो ये सोचिए कितना खतरनाक है। आजकल आप देखते होंगे जो पुलिस वाले हैं ये सब चालान काटने का बड़ा शौक है भाई साहब। ये सब कहीं गाड़ी लगा लेंगे, अगर इन सबका पैसा वैसा खत्म हो गया ना तो भैया क्या करेंगे, गाड़ी लगा के चालान काटने लगते हैं। तो सोचिए वो जो कांस्टेबल होता है वो चालान काटने लगता है। तो भैया जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो चालान कैसे। एक कांस्टेबल था वो कह रहा भैया हम आपका 10 लाख का चालान, हम कहे 10 लाख का काट या 10 करोड़ का, वो तो अलग मैटर होता है। पहले ही बता दो कि चालान काटने का अधिकार कितने। तो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो और उस पोस्ट पर अगर काम करेंगे तो क्या लगा देगा आपके ऊपर, को वारंटो, और इसके तहत थोड़ी नौकरियां नहीं खा जाएंगे तब करेगा। तो को वारंटो क्या होता है, यह एक कोर्ट का आदेश होता है। यह तभी लाया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी जिस काम के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी उस काम को करे तो उसके ऊपर क्या लाया जाता है, को वारंटो। मतलब किस वारंट पर, यानी कर्मचारी पद की संवैधानिक जांच इसके अंदर करता है भैया, बाकायदा आपका चेकिंग होगा इस चीज के तहत। और मान लीजिए आजकल जो डॉक्टर लोग होता है, मान लीजिए ब्रेन का जो ऑपरेशन करते हैं वो सब डॉक्टर लोग, इसके अंदर भी मान लीजिए कोई किसी का ऑपरेशन कर देता है, नर्स वार्ड में कोई कभी आ जाता है तो भैया कोई कभी नहीं आ सकता। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वही काम करिए। आजकल ट्रेन में जो देखते हैं, ट्रेन का अंदर देखते हैं जो टीटी वगैरह होते हैं, आजकल पुलिस वाले भी सब ट्रेन में आरपीएफ हो गया वो सब चेक करने लगते हैं। और जब ये सब चेक करेंगे चीजों को और जब बाकायदा तरीके से जब चेक करते हैं ना तो पुलिस वालों को चेक करने का अधिकार नहीं, वो तो टीटी का है भाई साहब चेक करने का अधिकार, लेकिन फिर भी ये चेक करते हैं। तो आप आरपीएफ वालों को कहिएगा सर दिस इज द अंडर द आर्टिकल अंडर द को वारंटो ऑफ आर्टिकल 332 का सीधे उल्लंघन है और आपकी नौकरियां खा जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। क्यों, क्योंकि लग जाएगा को वारंटो उनके ऊपर। तो अनुच्छेद आपको जो रीड की संख्या समझा भाई साहब 1 2 3 4 समझा दिए। 4 और 5 में पढ़ने से पहले उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अब 4 और 5 को समझिए। देखिए 4 क्या कहता है, जो बाकी 3 को आपको अनुच्छेद पूरा पढ़ा दिए ना, रीटों की संख्या में से 5 को रीट है और 5 में से जो 3 को रीट होते हैं ना, एक किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू होते हैं। बाकी 2 जो होंगे ना ये कोर्ट के ऊपर लागू होगा, किसी कोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखिए कहता है कि जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकारों का उल्लंघन करके अनुचित फैसला कर रही हो, देखिए रही हो, कर चुकी नहीं हो, कर रही हो, तो अभी करने ही जा रही है तो उनके ऊपर क्या लग जाता है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी प्रतिषेध उनके ऊपर लग जाता है अपने अधिकारों का उल्लंघन करके, ठीक है। तो दोस्तों जब कोई निचली न्यायालय का मतलब क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के नजर में निचली न्यायालय कौन होगा, आप जरा सोच कर देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट के नजर में निचली न्यायालय होगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नजर में निचली न्यायालय क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहता है कि भैया अधिकारों का उल्लंघन करेगी। मान लीजिए हम कोई सरकारी स्कूल खोलने जा रहे हैं और वहां पर एक कोर्ट आई, मान लीजिए उसका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ कह रही है दारू का अड्डा खोलिए, यहाँ पे पौगा मारेंगे आदमी सब आके देसिया वाला। तो भैया यहाँ पे दारू का अड्डा क्यों खोल रहे हो, तो इसके लिए भैया अगर ये सब हम नहीं रोकेंगे ना फैसला, तो भैया ये सब रात भर में दारू का अड्डा यहाँ पे खोल देंगे। तो इसके लिए मैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, प्रतिषेध लेके आऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ऊपर से अगर बड़ा कोर्ट नहीं रोकेगा ना तो भैया ये सब रात भर में खोल देंगे ठेका है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेगा कि वहां पर मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या लेके आऊंगा, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन लेकर के आऊंगा। तो आप सुनते होंगे फिल्मों में भी कि फला काम में प्रोहिबिशन लेके आया गया है, स्टे ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर को रोक देना क्या कहलाता है, स्टे ऑर्डर। इसके ऑर्डर में हम क्या लेके आ सकते हैं। अब अनुच्छेद देखिए 4 आपको समझा दिए, अब 3 और 4 को अच्छे से रिवाइज करने से पहले अब 5 को समझते हैं। 5 क्या कहता है, देखिए 5 कहता है, देखिए उत्प्रेषण का अर्थ होता है, देखिए सर्जरी मतलब क्या कहता है, देखिए ये क्या कहता है कि जब कोई निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके अनुचित फैसला दे चुकी हो, पहले में क्या था, अनुचित फैसला दे रही हो, अभी देने ही जा रही हो, लेकिन इसमें कहता है कि अनुचित फैसला दे चुकी, यानी मन बढ़ाई अभी करने जा रही है, तब तो प्रोहिबिशन आएगा। प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिषेध, लेकिन अगर मन बढ़ाई करके निकल गई है तब क्या लाओगे उसके ऊपर,
प्रतिषेध यानी सर्जरी आप उसके ऊपर लेके आओगे कि जब कोई निचले न्यायालय फैसला दे चुकी हो, सुना चुकी, मान लीजिए कोई कानून की नजर में लगता है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर क्या होगा, फिर उसको हाई कोर्ट क्या कहता है कि भैया ये जो मैटर आपके पास आया है उस मैटर को हमको एंड ओवर कर दो, क्योंकि हम उसको सर्टिफाइड करेंगे, यानी पूर्णतः सूचित करना, टू सर्टिफाइड, कि भैया हम सर्टिफाइड करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मान लीजिए सब हम लोग को फांसी की सजा दे रहे हैं और फांसी की सजा को अगर कोई नहीं रुकेगा ना तो इस रात भर में रसरी बांध के लटका देंगे हम उनको। तो इसीलिए कहता है सुप्रीम कोर्ट कि भैया हम सर्टिफाइड करेंगे, तुम नहीं सर्टिफाइड करोगे, और उसके हिसाब से जो चीज सही लगेगी वही फैसला आएगा। तो कभी भी ये कब लाया जाता है, तो देखिए फैसले के बाद लाया जाता है। कब लाया जाता है? फैसले के बाद। और उसमें 3 तरह से फैसले आते हैं। क्षेत्राधिकार का मामला है तब भी आएगा, अनुचित फैसला है तो भी आएगा, और प्राकृतिक है। तो भैया लाता कौन है? तो देखिए कोई भी निचली कोर्ट के ऊपर लगा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर एक लगा सकता है। तो देखिए जो हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, इनमें देखिए अनुच्छेद देखिए 32 का प्रयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से तगड़ा कौन सा है आपके रीट के मामले में सुनने के लिए? तो देखिए हमारे हिसाब से हाई कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑन फंडामेंटल राइट, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया कोई आपका मूल अधिकार छीनता है ना तो आप मेरे पास आइए। मान लीजिए आपको संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार आपको, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत मोरारजी देसाई ने संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। अब आपको संपत्ति का अधिकार तो है ही नहीं। मान लीजिए आपके घर के ऊपर कोई बहुत बढ़िया सा कंप्यूटर का हाउस बना दिया, आपके घर के ऊपर कोई बहुत बड़ा सरकारी दफ्तर बना दिया, दवाखाना बना दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ना कि मान लीजिए दारू का अड्डा वहां बना रहा है, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि सरकार देखिए हमारा जमीन छीन रही है, तो सुप्रीम कोर्ट लतिया के भगा देगा कि भाग यहाँ से। तो तेरे को पता नहीं है कि अनुच्छेद 32 के तहत ये संपत्ति का अधिकार तुम्हें मूल अधिकार के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर आप अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके अगर हाई कोर्ट चले जाते हो ना तो हाई कोर्ट आपको नहीं भगाएगा, हाई कोर्ट आपकी बात को सुनेगा, अच्छे तरीके से कहेगा देखिए भैया ये तुम्हारे मूल अधिकार का मामला है, हम इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन हम तुम्हारे अन्य मामले के तहत तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट आपको सुन लेगा। तो देखिए आपका कोई मूल अधिकार को चिंता है ना तो हाई कोर्ट से सबसे जबरदस्त होता है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 का प्रयोग करेगा और अनुच्छेद ये आपको क्या कर देगा, अतः आपकी बात सुन लेगा। तो सोचिए हम हाई कोर्ट क्या करने जाएंगे? हाई कोर्ट एक तो दिल्ली में जाओ, आपको क्या लगता है हाई कोर्ट के अंदर कई साल तक मुकदमा चलता है, कई लोग को तो मर गए, ऊपर से बोलते हैं का जज साहब हम लोग का कुछ आया होया कि नहीं, उतना 3-3, 5-5 साल बाद रिपोर्ट नहीं आता है। तो हमको लगता है कि हाई कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑन फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने आज आपको 12 से लेकर 35 तक का समझा दिया। अगले में हम आपको बता देंगे चार्जशीट कैसे निकाला जाता है, किसी कैदी के ऊपर मुकदमा करके पुलिस FIR फाइल कैसे करती है, NCR क्या होता है, PCR क्या होता है, और नागरिकता संबंधित कौन से नियम कानून होते हैं और इनके ऊपर जो होता है ये सब क्या होता है, आपको भी जानने का मन करता होगा। और पुलिस में कितनी धाराएं होती हैं, धारा UPSI के जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं या फिर दरोगा का पेपर देने जा रहे हैं, UPSI SI का, और इन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपका भी जानने का मन करता होगा। तो किसी दिन अगले सेशन में डिस्कस कर देंगे और ये संविधान 395 अनुच्छेद एक ही पार्ट में आपको पढ़ा देंगे और पॉलिटिक्स का टॉपिक आपको इस तरह से समझा देंगे पूरे हर एक टॉपिक को बारीकी से। और इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।